अरे भाई ये ओला इलेक्ट्रिक में हो क्या रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की सेल घट रही है और कंप्लेन बढ़ रही है। शेयर प्राइस टूट रहा है और ग्राहकों का गुस्सा फूट रहा है। किसी की ओला में खुद ही आग लग रही है, कोई खुद जाके ओला के शोरूम में आग लगा रहा है। स्कूटर बिक नहीं रहे, एम्प्लॉय टिक नहीं रहे, ओनर खुद को एलन मस्क बोल के बड़ाई भी कर रहा है, फिर अगले दिन कॉमेडियन से ट्विटर पे लड़ाई भी कर रहा है। ओनर तो 20 घंटे 7 दिन रोज काम किए ही जा रहा है, तो फिर उसका मार्केट शेयर नीचे क्यों जा रहा है। अगर आपके मन में भी है ऐसे बहुत सारे सवाल कि ओला का शेयर यार 76 पे लॉन्च होकर 150 चला गया और 150 के बाद वापस 76 आ गया, ये क्या हो रहा है। ये कंपनी जो मार्केट लीडर थी, क्या मार्केट लीडर बनी रहेगी या कुछ दिनों बाद ये लीडरशिप भी चली जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक में एकदम से इतनी कंप्लेन कैसे आ गई, ये कंप्लेन कभी सॉल्व होगी या नहीं, ये कभी प्रॉफिट में भी आएगा या नहीं, ये सब बताएगा आपका भाई राहुल। अब आप चाहे ओला के कस्टमर हो या इन्वेस्टर या एक ऐसे स्टूडेंट या एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका बिजनेस एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ये पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 कारण जिसकी वजह से बाजार में ये सब घट रहा है और इम्पैक्ट बताऊंगा कि भैया आगे जाके ओला के कस्टमर के साथ क्या होगा, इन्वेस्टर के साथ क्या होगा, कंपनी के साथ क्या होगा और फाउंडर के साथ क्या होगा। तो ओला इलेक्ट्रिक का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं कुछ फैक्ट की। 6 महीने पहले ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर मार्च 2024 में था 52% और अभी सितंबर 2024 मात्र 6 महीने में 52% से गिर के आ गया मात्र 27%। ओला इलेक्ट्रिक में आज की डेट में मंथली 80,000 कंप्लेन्स आ रही है और ओला इलेक्ट्रिक पे 3 सरकारी एजेंसियों ने जांच चालू कर दी है। 2 ने डायरेक्ट की है, 1 ने इनडायरेक्ट की है और पूरा इस समय ट्विटर या सोशल मीडिया ओला इलेक्ट्रिक या उनके फाउंडर भविष्य अग्रवाल पे नेगेटिव कमेंट और गुस्से से भरा हुआ है। अब ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब के 8 मेजर कारण हैं और एक एक कारण को आज खोल के रख देंगे तो आपके सामने ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी सवाल मन में है, जितनी भी कंट्रोवर्सी है, सबका आंसर एक जगह मिल जाएगा। ठीक, और फिर आपको भविष्य के बारे में एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ कंपनी आपको पता पड़ जाएगा करना क्या है। करें शुरुआत। तो भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि भाई ने सही टॉपिक उठाया, फुल स्टडी की है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला कारण है इनकी कमी का जल्दीबाजी या ग्राउंड से R&D ना करना। ये क्या हुआ, सुनो ध्यान से। ओला इलेक्ट्रिक का जो स्कूटर आप देख रहे हैं S1 या S1 Pro, ये ओला इलेक्ट्रिक ने 0 से अपने लेवल पे नहीं बनाया है। इन्होंने 2021 में एक डच कंपनी थी इटरगो, उसको इन्होंने अक्वायर किया था। तो उस कंपनी के पास ऑलरेडी ये बना बनाया स्कूटर था, तो इन्होंने कहा बना बनाया स्कूटर मिल गया, इसको खरीद लो, इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दो। लेकिन भाई साहब, इंडियन रोड पे कैसे परफॉर्म करेगा, इंडियन टेम्परेचर में कैसे परफॉर्म करेगा, उस चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया। कोई भी कंपनी कोई सा भी स्कूटर या व्हीकल निकालती है, सबसे पहले उसको काफी लंबे समय तक चेक करती है कि भैया इसमें ये दिक्कत है, चलो इसको लॉन्च करो, दिक्कत आई ठीक करो, फिर लगाओ, दिक्कत आई ठीक करो, ऐसे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट परफेक्ट बनता है। पर ओला इलेक्ट्रिक तो भैया एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप मेंटेलिटी होती है, जो भी करो फटाफट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। अब फटाफट में उन्होंने थोड़ी बैटरी बड़ी कर दी, थोड़ा पावर कर दिया और फ्यूचरिस्टिक ऐसे ऐसे फीचर बताए जो कि इंडियंस ने कभी देखे ही नहीं थे। बोले अरे तो फीचर बड़ा जोरदार लग रहा है। अब ये सोच के लोगों का तो मन जचेगा ही ना। और एक और चीज, पेट्रोल से मुक्ति मिल रही है। तो इस चीज को लेके जब ओला ने अनाउंस किया कि हम स्कूटर बना रहे हैं, पहले महीने में 5 लाख बुकिंग आ गई। अब 5 लाख बुकिंग आना इनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी। इनके पास ओला कैब में डेटा है दुनिया भर का, इनके लाखों करोड़ों तो डाउनलोड हो रखे हैं। अब जिसके पास भी ओला कैब डाउनलोड है उसको मैसेज गया कि जी भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहोगे तो आपको फ्री राइड मिलेगी और मात्र 499 रुपए में बुक करो। करोड़ों लोगों को ये मैसेज गया होगा, तो 5 लाख बुकिंग आना बड़ी बात तो थी नहीं। इतनी बुकिंग इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लोग तो सोच रहे हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में डिलीवरी कर देगा, पर डिलीवरी लेट होती रही। अच्छा, उस समय में 2 स्कूटर लॉन्च किए, S1 और S1 Pro, पर इन्होंने कहा यार S1 और S Pro बनाएंगे दोनों अलग अलग, तो 2 असेंबली लाइन जाएगी, डबल मेहनत लगेगी। इन्होंने क्या किया, एक ही हार्डवेयर पे दोनों स्कूटर लॉन्च कर दिए। अब बस ये कहेगा S1 Pro में तो भाई साहब फीचर ज्यादा कर दिए और S1 में थोड़े से फीचर कम कर दिए, सेम ही चीज पकड़ा दी। फिर बाद में जब किसी ने उठाया कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम तो सेम ही चीज पकड़ा दी, इसमें फीचर ज्यादा, इसमें फीचर कम, क्या करें। तो इसने कहा कोई बात नहीं, जो S1 है उसको Pro में हम फ्री में अपडेट कर देंगे। तो आप समझ जाओ भाई साहब, शुरुआत से ही जुगाड़ चल रहा है। सेकंड चीज, इन्होंने कहा कि भाई एकदम स्टाइलिश मौसम बना देंगे, तो इन्होंने कहा लॉक, अनलॉक और सारे जो फीचर हैं वो किससे हैं, वो टच पैड से। वो कूल लगता है, टच टक 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 टक, पासवर्ड डाल के खोलेंगे, ऐप से खोलेंगे। अब कूल लगने के चक्कर में चाबी नहीं दी। अब जब चाबी नहीं है, अब ये टैग अगर नहीं चलता, अब अगर स्क्रीन लॉक नहीं काम कर रहा, ऐप काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी भाई साहब वहीं खड़ी है जाम।
ना स्टार्ट हो सकती ना चल सकती। पुराने स्कूटर का नहीं चले तो आपका दोस्त पीछे से धक्का लगा के इसको आगे ले जाएगा, इसका तो हैंडल लॉक है। एक बार ये लॉक हो गई फिर तो ये भाई साहब रिक्शे पे रख के जाएगी। अब आगे जाके जो नए वर्जन आए उसमें इन्होंने चाबी का फीचर दिया, लेकिन वो चाबी का फीचर एकदम लोएस्ट मॉडल में दिया है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे लोएस्ट मॉडल में, टॉप मॉडल में वो है ही नहीं। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है ना, करेला वो भी नीम चढ़ा। अब जल्दीबाजी में इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, सेल तो फटाफट फटाफट कर दी, लेकिन उसके मुकाबले सर्विस सेंटर उतनी संख्या में नहीं खुले साहब। नॉर्मल अगर कोई इंजन वाली कंपनी, पेट्रोल डीजल वाली जो टू व्हीलर कंपनी है, अगर वो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो पहले व्यवस्था देखती है, अच्छा मैं कितने बेच रही हूँ और जितने बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सर्विस सेंटर भी होने चाहिए कि अगर मैंने गाड़ी बेच दी, कल कोई इशू आया तो सर्विस सेंटर तो हो। अब इन्होंने कहा यार ईवी में नॉर्मली प्रॉब्लम तो वैसे भी कम आती है और अपन तो स्टार्टअप, अपन तो करेंगे जल्दीबाजी। तो जल्दीबाजी में आप कौन सेल पे भी दिमाग लगाए, कौन सर्विस पे दिमाग लगाए। एक काम करते हैं, ये सर्विस पे जो दिमाग पैसा अभट लगना था ये भी उठा के सेल में ही डालो। कौन सा इशू आएगा, छोटा मोटा आएगा देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बस ये छोटा मोटा आएगा देख लेंगे करके कर दिया इन्होंने लॉन्च। फोकस किया सेल्स पे, सर्विस पे फोकस किया कम, जितना करना था उतना नहीं किया। तो जब कंप्लेन नहीं आई तो नहीं आई, और जब आई तो इतनी आई सर्विस सेंटर पे ढेर लग गया। ये विजुअल्स वगैरह मेरे एडिटर साहब आपको दिखा देंगे। ये एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट की थी, वहां पे भी ये विजुअल्स वगैरह दिखाए थे। इस समय ये गाड़ी बेच रहे हैं 30 से 40 हजार, कंप्लेन आ रही है 80,000। ये जो मीडिया की खबरें थी और डेटा थी उससे मैंने आपके सामने रिसर्च प्रस्तुत की। मुझे आप बताइए, क्या आपके साथ पर्सनली ऐसा हुआ है? आपने ओला खरीदी हो या आपके आसपास किसी ने ओला खरीदी हो, उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो सेटिस्फाइड है, अच्छा लग रहा है, या नेगेटिव इशू है? क्या इशू आया, क्या सॉल्व हुआ, नहीं हुआ? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे अभी ये क्लेम करते हैं हमारे 500 सर्विस सेंटर है, कम बढ़ रहे हैं, तो इसको दिसंबर तक 1000 सर्विस सेंटर कर देंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि सर्विस सेंटर कम है और जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे एम्प्लॉय कम है, तो गाड़ियों के लगे हुए हैं ढेर। अब भाई साहब बात ऐसी है ना कि ये जो स्कूटर है ना, ये अमीर आदमी नहीं लेता, ये लेता गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी। अगर आपका स्कूटर खराब हो गया और 4 दिन काम में नहीं ले पा रहा, तो स्कूटर की ईएमआई तो उधर जा ही रही है, और वो 4 दिन भाई साहब या तो बस में जाएगा, किसी से कोई चीज मांग के जाएगा, परेशान होगा। अब ऐसे व्यक्ति की अगर तुम कंप्लेन सॉल्व नहीं करोगे या सॉल्व करने में 2-2, 3-3 महीने लगा दोगे, तो भाई साहब उसका फ्रस्ट्रेट होना तय है। तो कोई तो उसको गाड़ी पे लाद के गाने गा रहा है बेवफाई के। ऐसा क्या गुनाह किया तो छूट गए। कोई जाके सीधा शोरूम में ही आग लगा रहा है, कोई ट्विटर पे अपना गुस्सा निकाल रहा है, और कहीं कहीं तो गाड़ी नाराज होकर खुद ही जल जा रही है। थर्ड प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम एक साथ आना और इकट्ठे होने का एक और कारण है, जो ओला इलेक्ट्रिक का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था वही उनके उल्टा पड़ गया। मास्टर स्ट्रोक क्या था? बोले हम D2C कंपनी है साहब, हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही बेचेंगे और हम खुद ही सर्विस करेंगे। बाकी ट्रेडिशनल कंपनी में क्या होता है कि बनाने वाली जैसे हीरो, बजाज, टीवीएस ये अपनी बना रही है, पर बेचने वाली जिम्मेदारी किसकी? डीलर को दे रखी है। तो डीलर अपने लेवल पे बेच रहा है, फिर डीलर सर्विस भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको सॉल्व भी कर रहा है। तो यहाँ जिम्मेदारियां बट गई। टू व्हीलर कंपनी कह रही है हम सिर्फ बनाने पे ध्यान देंगे, बेचना और सर्विस डीलर देख लेगा। यहाँ पे तो डीलर है ही नहीं, यहाँ तो कंपनी ही है जो कुछ है। तो यहाँ सारी जिम्मेदारी एक ही बंदे पे आ गई। बाकी केस में ट्रेडिशनल में हीरो, टीवीएस, बजाज में अगर कोई बंदा जाता है तो उसको पता है कि यार मेरे यहाँ से अब की बारे 40 गाड़ियां बिकी थी, ये गुप्ता जी ने ली, जैन साहब ने ली, चौधरी साहब ने ली। वो बैठ के बात करता है, चाय पिलाता है, उनको बात को समझता है, कहीं से मैकेनिक ला के जुगाड़ करके उनको शांत कर देता है। यहाँ तो डीलर ही नहीं है और ओला अकेला किस किस को करे। तो भाई साहब ये जो समस्याएं छोटी मोटी में सुलझ जानी चाहिए थी, ये विकराल रूप धारण कर लेती है। चौथी प्रॉब्लम थी एम्पैथेटिक बिहेवियर ना होना। भारत का आदमी बड़ा भोला है, गलती हो जाए तुम हाथ जोड़ के बोलते हो भाई साहब गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। भारत का आदमी तुरंत माफ कर देता है। पर तुम गलती होने के बाद तुम तेवर दिखाओगे, हाँ हो गई तो हो गई, क्या कर लोगे, अब कर लेंगे ठीक, कौन सी जल्दीबाजी है। फिर भाई साहब भारत का आदमी चढ़ जाता है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक में आग लगने लगी तो भविष्य अग्रवाल जी का इस पर रेस्पॉन्स था कि क्या हो गया, आग तो पेट्रोल वाले में भी लग जाती है, ईवी में तो पेट्रोल के मुकाबले कम ही लगती है, हो गई होगी। ये नहीं बोल रहा जी गलती हो गई, लग गई, हम ध्यान रखेंगे, ना ना ना, लग गई होगी, हो जाता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तुम ये 2-4 केस मत देखो, तुम तो बाकी देखो। अरे 2-4 केस भी है तो तुम्हारे ठीक तो कर लो। तो जो एरोगेंस था वो कस्टमर को बड़ा लगा कि यार मैं, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, खराब हुई, कोई बात नहीं, कोई सुनवाई
तो करे, कोई हमारी बैठ के बात तो करे। पर कहा ना सर्विस सेंटर है ना कोई डीलर है, तो कौन बात करे। ओनर तो भाई साहब सीधे ट्विटर पे बात करता है। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, उन्होंने भाई साहब इनके सर्विस सेंटर के बाहर जो लाइन लगी थी उसकी फोटो खींच के दिखाई कि देखो साहब क्या तुम्हारी गाड़ियों के हाल हो रहे हैं, इंडियन कस्टमर ये डिजर्व करता है क्या, और नितिन गडकरी को टैग कर दिया। तो उस समय क्या करना चाहिए था कि सॉरी साहब हम कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ तो करें। ना उसको जवाब दिया कि यार तेरा कॉमेडी करियर तो हो गया प्लेन, तो एक काम कर हमारे यहाँ जा नौकरी करने, तेरे को नौकरी दूं। अब ये बात जो थी ना ओला के स्कूटर्स में आ रही है गड़बड़। ये बात या तो ओला इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर को पता थी या कंपनी को पता थी। आम आदमी को क्या मतलब, मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक का कोई स्कूटर नहीं है, अब मेरे आसपास भी किसी के पास नहीं है, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन ये ट्वीट के बाद से हर वो आदमी जिसको पता भी नहीं था अब पता पड़ गया कि भाई साहब गड़बड़ तो है। और जैसे ही उन्होंने कुणाल कामरा पे ये कमेंट किया, अगले दिन उनका मार्केट शेयर टूटा 9% से, यानी उनकी जो एक झड़प है उससे कंपनी को 3400 करोड़ का नुकसान हुआ। पांचवी प्रॉब्लम क्या ओला इलेक्ट्रिक के साथ है कि भैया इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिंगल है। इनके पास ले दे के प्रोडक्ट क्या है, S1 और S1 Pro। अगर इसमें गड़बड़ियां निकलने लगी, लोग इससे नाराज हो गए और इससे दूरी बना ली, तो फिर बेचेंगे क्या। मान लो यही प्रॉब्लम बजाज की पल्सर में हो जाती तो बजाज कहता ठीक है पल्सर नहीं बेचेंगे, 6 महीना पल्सर कम बेचो जी, कम बेचो मत बेचो, साइड हटाओ, बाकी प्रोडक्ट भी तो है, गाड़ियां तो चलेगी, सेल तो मिलेगी। यहाँ तो अगर S1 S Pro बिकना बंद, फिर करेगी क्या ओला। एक इन्होंने बीच में प्लान किया था कि हम भाई साहब बाइक लेके आएंगे, लेकिन वो अगली 15 अगस्त का प्लान है और अभी करंट हालत के हिसाब से तो लगता नहीं कि वो बाइक आएगी। बीच में प्लान किया था कि ओला की कार लाएंगे, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया, टीम को हटा दिया। तो ले दे के भाई साहब अभी स्कूटर है, चला तो चला, नहीं चला तो जाएंगे किधर। छठी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉय की एट्रिशन रेट। देखो जब स्टेबल कंपनी तब बनेगी जब स्टेबल टीम बनेगी। ओला इलेक्ट्रिक में जो एट्रिशन रेशियो है, एम्प्लॉय के छोड़ने का रेशियो, वो है 48%। यानी भाई साहब 100 में से 48 आदमी एक साल में छोड़ देते हैं। एवरेज जो पीरियड है वो है 11 महीने। इसको कंपेयर करें तो दूसरी इनकी 100% ईवी कंपनी है ईथर, उसमें 18% है। हीरो में मात्र 4% एट्रिशन है और यहाँ है 48%। तो भाई साहब जब यहाँ पे एक आदमी आता है वो कुछ समझ पाता है उससे पहले तो वो चला जाता है। तो भाई साहब कौन बंदा रुकेगा, कौन प्लान करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा। और सबका एक ही जवाब रहता है कि साहब यहाँ पे ओनर अनरियलिस्टिक गोल दे देता है, ऐसी ऐसी टारगेट देता है जो कि पूरे हो ही नहीं सकते और इतना प्रेशर में डालता है। क्या करें, यहाँ पे तो ओनर खुद कहता है मैं तो 20 घंटे रोज काम करता हूँ, 7 दिन रोज काम करता हूँ साहब। तो भाई साहब अगर जो ये ऐसा कह रहा है तो वो एम्प्लॉय को क्या कहता होगा, जिसने पब्लिक में एक आउटसाइडर को इतनी बातें सुना दी। तो भाई साहब अपने ही एम्प्लॉय को बंद कमरे में क्या क्या कहता होगा। ये एट्रिशन रेट यही बता रही है साहब। तो भाई साहब अगर आप ओला के कभी एम्प्लॉय रहे थे, ओला के एम्प्लॉय हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास कोई एम्प्लॉय है, एक बार अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना ताकि बाकी लोगों को पता पड़े जो मीडिया में खबरें कितनी सच्चाई है। नेक्स्ट पॉइंट 7th सबसे खतरनाक चीज, जिसमें ओला, ये तो मान लो ये 6 चीजें तो ये ओला की अपनी गलतियां थी, इसमें तो इन्होंने गलतियां की है, नुकसान है। 7वें में इनकी गलती नहीं है, लेकिन अभी जब ग्रह खराब होते हैं तो सब जगह से आता है। तो 7वां ये कि इनका कॉम्पिटिटर भी तैयार हो गया। पुराने जो कॉम्पिटिटर थे, जब बजाज है, टीवीएस है, ये बोले यार हम पेट्रोल वाली गाड़ी बेचेंगे, हमको ईवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये ईवी में अकेले थे तो बेचे जा रहे थे। अब जब अकेले ही थे तो जो चाहेंगे बेचेंगे, मार्केट शेयर 60%, 65%, 70%, मजे आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी सेल होती देखी, लगा बाजार में लोग बाग ईवी लेने लग गए हैं, लोग बाग ईवी से कंफर्टेबल हो गए। तो बजाज टीवीएस ने कहा चलो हम भी बनाते हैं। अब इनका तो यार बजाज टीवीएस का तो बहुत तगड़ा बाजार में ऑलरेडी नाम है, इनके पास तो डीलरशिप बैठी है, इनके पास तो सर्विस सेंटर बैठे हैं और इन्होंने इतने टाइम तक क्या किया, प्रोडक्ट को परफेक्ट ही किया। तो ये तो भाई साहब 6 महीने पहले जहां इनका कोई नाम निशान नहीं था, दूर दूर बैठे थे। अब इनका मार्केट शेयर क्या हो गया, जहां ओला का मार्केट शेयर 52 से घट के 27 हो गया, वहां पे टीवीएस आ गया 21%, बजाज आ गया 20%, मात्र 6 महीने में। अगले 6 महीने बाद अगर आप डेटा देखेंगे, ये मार्केट लीडर की पोजीशन भी इनके हाथ में रहने नहीं वाली। अभी जिस तरह से इन दोनों ने कमबैक किया है, ये लग रहा नहीं कि मार्केट लीडर की स्थिति को ये मेंटेन कर पाएंगे। और ये जो मैं सारी बात बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल वाले की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो ये है ही नहीं ओला, तो बात क्या करने। एक बार भाई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे या नहीं लोगे, और लोगे तो किस कंपनी का लोगे। एक और परेशानी जो ओला की जिंदगी में आई है अभी, और ये तो लेटेस्ट आई है, और मैंने कहा ना जब आती है तो सब जगह से आती है। वो 6 प्रॉब्लम तो इनकी थी, 7वीं प्रॉब्लम आई कंपटीशन से, 8वीं आ गई गवर्नमेंट से। पहली गवर्नमेंट एजेंसी जो भाई साहब सीन में एंटर की है वो है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओला से जो परेशान व्यक्ति थे उन्होंने ओला को तो कंप्लेन की, वो नहीं सुन रहे थे, तो ये कंज्यूमर अथॉरिटी है, यहाँ पे भी कंप्लेन कर दी और टोटल 10,664 कंप्लेन इन तक पहुंच गई। तो CCPA ने नोटिस भेजा ओला को कि भाई कारण बताओ, नोटिस ये क्या है, इतने 10,000 आदमी कैसे परेशान हो रहे हैं। तो ओला ने जवाब दिया फटाफट 15 दिन में कि जी हमने 10,664 में से 99.1% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब जैसे न्यूज आई तो 4%
मार्केट शेयर चढ़ा भी। लेकिन अब सीसीपीए कह रहा है ये क्या जादू हुआ भाई, एक प्रॉब्लम से 10,000 प्रॉब्लम एक साल से चल रही है, तुमने 99% प्रॉब्लम 15 दिन में ही कर दी। तो अब सीसीपीए कह रहा है चलो ठीक है तुम्हारा जवाब ले लिया, पर हम हमारे लेवल पे चेक करेंगे। अब ये जाके 99.1 से सीसीपीए कांटेक्ट करेगा डायरेक्ट और मालूम करेगा कि भाई हुई कि नहीं हुई, ये झूठ तो नहीं कह रहा। दूसरा भाई साहब कुणाल कामरा ने ट्वीट में नितिन गडकरी को टैग किया था, और नितिन गडकरी जिस मंत्रालय से आते हैं MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसने भी जांच चालू कर दी है कि भाई साहब अगर इतनी सारी कंप्लेन आ रही है तो क्या बात है, देखो तो सही। एक तीसरी एजेंसी और पीछे लग गई है, लेकिन वो डायरेक्ट इनके पीछे नहीं है, वो एजेंसी है MHI, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्री है जो सब्सिडी देती है। और भाई साहब आज के डेट में अगर ईवी बिक रही है तो इसलिए बिक रही है क्योंकि उनको बहुत मोटी मोटी सब्सिडी मिल रही है। अगर सरकार वो सब्सिडी बंद कर दे तो ईवी हो जाए महंगी, और महंगी होती है सेल आ जाए धड़। तो इस MHI ने नोटिस भेजा है ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कि भाई साहब एक बताओ, तुमने ओला को कैसे पास कर दिया, इतनी सारी कंप्लेन आ रही है तो तुमने ओला को जो सर्टिफिकेट दिया कैसे दिया, हमें बताओ क्या है। क्योंकि इनमें एक क्लॉज होता है कि भैया हम तुमको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन ये सोच समझ के दे रहे हैं कि तुम तुम्हारे ग्राहकों को परेशानी नहीं आने दोगे, उनकी परेशानी सॉल्व करोगे। अगर तुम्हारे ग्राहक इतने परेशान हैं, हो सकता है हम तुम्हारी सब्सिडी बंद कर दें, और कल कोई मैटर उछल गया और उन्होंने सब्सिडी बंद कर दी तो बचा कुचा ओला का गेम यही खत्म है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि भाई साहब अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो भाई साहब क्या होने वाला है आगे, और किस किस पार्टी पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव बात करते हैं कंपनी पे। तो भाई साहब कंपनी पे तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर का ट्रस्ट, कस्टमर का विश्वास, जो कि भाई साहब अभी हिल गया है। जिसने गाड़ी ले रखी है वो वैसे परेशान है, जिसकी खराब हो गई वो वैसे परेशान है, जिसकी अभी तक खराब नहीं हुई ये सोच के परेशान है खराब हो गई तो, और नया आदमी कह रहा है मैं तो लूंगा ही नहीं। तो भाई साहब ये जो ट्रस्ट टूटा है ना, इसका बहुत बड़ा खामियाजा, क्योंकि सेल किसी और कारण से डाउन होती तो अगले महीने फिर ऊपर चली जाएगी, ट्रस्ट टूटता है ना तो बहुत लंबी सेल नीचे जाती है। दूसरा, इनका ट्रस्ट टूटे और कोई बाजार में नहीं हो तो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाए। इधर तो इनका ट्रस्ट टूट रहा है और इधर बाकी जो कंपटीशन है टीवीएस बजाज फुल वॉल्यूम से आ गए हैं, तो जितना जल्दी मार्केट शेयर लूज करते जाएंगे उतनी तेजी से बाकी लोग पकड़ते जाएंगे। तो जो मार्केट लीडर की इक्वेशन है जल्दी चेंज होती दिखेगी आपको 3 से 6 महीने में। आगे जाके कंपनी में सुधार तब हो सकता है जब कंपनी थोड़ा स्लो डाउन करे, थोड़ा रुके, कहता है ठीक है भैया नई सेल नहीं आ रही तो मत आन दो, कम हो रही है तो कम होने दो। हम सबसे पहले भाई साहब जितनी पुरानी कंप्लेन है उसको बैठ के रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट में जो कमियां है उसको ठीक करेंगे। अगर ये 3 महीने 6 महीने साल भर का पॉज लेके अंदर से अपने आप को सुधार करे, सर्विस में सुधार करे, प्रोडक्ट में सुधार करे और 1 साल बाद वापसी करे ओला 2.0, तो हो सकता है कुछ चीजें सुधर जाए। लेकिन अगर भाई साहब कंपनी नहीं सुधारती है प्रोडक्ट को, सर्विस को, और अंधाधुंध सिर्फ सेल्स पे ध्यान देती है, जो कि स्टार्टअप में होता है, स्टार्टअप में रुकने का टाइम नहीं होता, वहां तो हर दिन का हर हफ्ते की रिपोर्टिंग जाती है, तो वहां पे थोड़ा सा भाई साहब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर कोई जादू हो, चमत्कार हो तो ये आगे जाके बढ़ सकती है, बाकी करंट स्थिति में तो इसकी वापसी मुश्किल नजर आती है। ये तो कंपनी पे प्रभाव। कस्टमर पे क्या प्रभाव होगा? तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है गाड़ी लेके बैठे हैं और गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो भाई साहब करंट केस में तो पता नहीं महीना लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे आपकी गाड़ी ठीक होने पे। अगर हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के डंडे से, गवर्नमेंट के चाबुक से, सब्सिडी जाने के डर से ये अलग डिपार्टमेंट, अलग सोर्स और अलग टाइम लगा के फटाफट आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व करें, तो यही एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज तो लॉन्ग टर्म में भैया आपको परेशानी आ सकती है। अगर इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है ना, सोचो सर्विस सेंटर डबल करने, वहां पे ट्रेंड बंदे भेजने, तो सेटअप का खर्चा, बंदे का खर्चा, फिर इतना बड़ा बैकलॉग है उसको क्लियर करना, तो अब ये 3 से 6 महीने हो सकता है साल भर में जाके आपकी सारी प्रॉब्लम न्यूट्रल हो। अब बात करते हैं सर स्टॉक मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नॉर्मली सर स्टॉक मार्केट में तो बताना कि जरा सी जुकाम भी होती है तो स्टॉक मार्केट का तो बुखार हो जाता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में इशू चल रहे हैं, प्रॉफिट दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, कस्टमर का ट्रस्ट टूट रहा है, कंपटीशन मजबूत हो रहा है, मार्केट शेयर नीचे जा रहा है, गवर्नमेंट की एजेंसियों की जांच चल रही है, एक छोटा सा चांस है क्या पता सब्सिडी भी चली जाए। इतनी सब परिस्थितियों में स्टॉक मार्केट रिबाउंड करेगा ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। बाकी मार्केट तो मार्केट है, कंपनी तो कंपनी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की स्थिति में थोड़ा इसका रिबाउंड होना मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं फाउंडर पे क्या फर्क पड़ेगा और इन्वेस्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फाउंडर पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओला कैब ने चाहे प्रॉफिट बिल्कुल न कमाया हो, लेकिन भाई साहब उसकी सेकेंडरी सेल में, राउंड बढ़ने में, वैल्यूएशन के गेम में भविष्य अग्रवाल जी ने तो पैसा कमाया, और जब लगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो ओला इलेक्ट्रिक में आ गए। ओला इलेक्ट्रिक में भी इनिशियल चीजों में पैसा कमाया, जिनके इनिशियल फाउंडर थे इन्होंने OFS में पैसा कमाया, फाउंडर ने थोड़ा पैसा कमाया, और अगर ये भी नहीं चलता है तो इनका तो अगला स्टार्टअप कृत्रिम ऑलरेडी तैयार है। तो इनके तो जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, कंपनी चल
जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी चलती है तो इनकी वेल्थ बरकरार रहने वाली है। इनिशियल इन्वेस्टर पैसा कमा चुके हैं, अब लास्ट में वो रह गया जो एकदम लास्ट में एंट्री की थी। तो लास्ट में एंट्री रिटेल इन्वेस्टर करता है, उसके तो भाग्य में दुख ही दुख है साहब, सभी दुनिया का बोझ वही उठाता है। बाकी मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है इस फैक्ट पे बेस्ड है कि अभी क्या चल रहा है। आपको पता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें बदल जाती है। 6 महीने पहले बहुत अच्छी कंपनी लग रही थी, आज बहुत खराब लग रही है। अगले 6 महीने बाद क्या होगा पता नहीं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा शेयर लेना है नहीं लेना है, रखना है नहीं रखना है। ये मेरी वीडियो को बेस रिसर्च मान के चलो, अपनी रिसर्च अपनी बुद्धि अपने आप लगाएं, अपना एनालिसिस करें, फिर अपना डिसीजन लें। और भाई साहब अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी हो, रिसर्च अच्छी लगी हो, आपको लगा है मैंने सच बोलने की हिम्मत की है, तो भाई साहब लाइक करके मेरी हिम्मत को और बढ़ाना। और ये वीडियो और मेरे पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, जय हिंद।